गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैम्पियंस कैम्प। 70 डेज चैलेंज का आज हमारा थर्ड डे है। हम उसी के सीरीज़ में आज कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हम जो कंप्लीट करेंगे उसमें पार्ट थर्ड का जो लेफ्ट पोर्शन था वो पार्ट 5 और पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट में आपको आर्टिकल्स यहाँ पे अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस कि जो हिंदी नेम्स थे राज्यसभा और लोकसभा वो कब अडॉप्ट किए गए थे, आपको यहाँ पे ईयर पता होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन, राज्यसभा की सीट अभी कितनी है और कितने मैक्सिमम हो सकती है, प्लस इसी तरह से लोकसभा में कितनी सीट है अभी और कितनी मैक्सिमम हो सकती है। उसके अलावा कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आपको पता होना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट अब तक कितनी बार आया है ये मैंने पहले ही बता दिया है। ड्यूरेशन में आपको पता है राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और लोकसभा का ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है। जो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे चांस आने के हैं वो है कि मेंबर्स का क्वालिफिकेशन वो कितना उनका एज होना चाहिए फॉर राज्यसभा मेंबर्स के लिए और लोकसभा के लिए जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए 30 इयर्स और लोकसभा के लिए 25 इयर्स होना चाहिए। आरपीए एक्ट में आप उसके बेसिक प्रोविजन देख लेना है, खासकर जो डिस्क्वालिफिकेशन में आरपीए में दिए गए हैं आप उनके एक बार यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस हैं वो आप एक बार देख लेना कि वो कैसे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसी तरह से डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन भी आप एक बार उसको रीड कर लेना। सिर्फ 4 पॉइंट है आपको देखना है, खासकर जो लास्ट पॉइंट है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो मैक्सिमम उसकी एक्सपायरी क्या है, तो वो 6 मंथ से पहले उसको जो है ज्वाइन कर लेना होता है। फिर यहाँ पे आपको अगेन सैलरी पे ध्यान देना है कि चेयरमैन और स्पीकर मतलब चेयरमैन की सैलरी कितनी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो स्पीकर का मतलब क्या इलेक्टेड इलेक्शन होता है या फिर उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल से वहाँ पे देगा कि इलेक्शन स्पीकर इज़ इलेक्टेड और स्पीकर इज़ अपॉइंटेड या स्पीकर इज़ नॉमिनेटेड, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बस इतना सा बेसिक से आएगा। अगेन जब भी कोई भी रेजोल्यूशन रहती है स्पीकर को रिमूव करने के लिए तो कितनी दिन की एडवांस नोटिस स्पीकर को देनी चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ जो यहाँ पे पावर हैं, कुछ यहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं स्पीकर की आपको कुछ यहाँ पे पता होनी चाहिए, जैसे कि स्पीकर फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर सकता है। साथ ही स्पीकर जो है वो ज्वाइंट सिटिंग की जो 2 हाउसेस होती हैं वहाँ पर उसको प्रिसाइड करता है और स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। उसके बाद जो भी एंटी डिफेक्शन ग्राउंड पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं तो उस पर जो डिसीजन होता है वो स्पीकर लेता है। तो आपको ये बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर ये अगेन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेट ऑफ इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर का वो कौन फिक्स करता है। तो ऑप्शन में वहाँ पे प्रेसिडेंट दे सकता है या फिर जो है स्पीकर या फिर कोई भी ऑप्शन और भी वहाँ पे ऐड कर सकता है। अगेन यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया का पहला जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो वहाँ पे क्वेश्चन आप देख लेना, अगर वहाँ पे मेंशन करता है कि पहला डिप्टी प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, क्योंकि 1935 के पहले एक्ट के हम उसको जो है प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे, बट 1935 एक्ट के बाद में यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कंसेप्ट आया। तो अगर वो पहले प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट की बात करता है तो फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी तरह से अगर वो 1935 के बाद में पहले स्पीकर की बात करता है तो वो आपको यहाँ पे आएंगे जीवी मौलंकर और डिप्टी स्पीकर आएंगे आनंद सनयम अयंगर। इसी तरह से अगर वो आपको 1935 के पहले का पूछता है तो वहाँ पे थे विठल भाई जी पटेल।
तो जिस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे आंसर देना। फिर स्पीकर प्रोटेम के बारे में पूछ सकता है कि वहाँ पे जो है उनको स्पीकर प्रोटेम का रोल क्या होता है, या फिर जो उनका वोट होता है वो कौन दिलाता है, स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट या फिर कोई और भी वहाँ पे पर्सन। यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो मम्मी के भाई होते हैं वो मामा बन जाते हैं, या इसी तरह से पापा के भाई चाचा बन जाते हैं। तो इसी तरह से जब भी कोई वहाँ पे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है राज्यसभा का चेयरमैन बन जाते हैं। अगेन जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें है कि समनिंग पावर किसके पास है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि एडजमेंट कौन करता है, एडजमेंट साइन डाइन कौन करता है, या फिर जो है समन कौन करता है, प्रोरॉग कौन करता है, या फिर जो है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कौन करता है। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आपको देख लेना है कि समन कौन करता है, एडजमेंट कौन करता है, एडजमेंट साइन डाइन कौन करता है, और सेशन को प्रोरॉग कौन करता है। साथ में इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है आपको वो भी पता होना चाहिए। कोरम के बारे में आपको बस इतना पता चाहिए कि इसका जो कोरम 1/10 है, मैक्सिमम जो है लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 होने चाहिए। क्वेश्चन आवर के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, या फिर जो है स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, या फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं। उसी तरह से जीरो आवर के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भी मोशन के बारे में आपको बस कितने टाइप के मोशन होते हैं और उनका मोटिव क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, बस आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसी तरह से क्लोजर मोशन के बारे में बस आपको बेसिक होना चाहिए कि सिंपल क्लोजर क्या होता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है, कंगारू क्लोजर क्या होता है, या फिर जो है ग्लूटाइन क्लोजर क्या होता है। आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको यहाँ पे की वर्ड पता होना चाहिए और उनका मीनिंग क्या है, बस उतना यहाँ पे इंफॉर्मेशन एनफ है। मोशन ऑफ थैंक्स आप एक बार देख लेना कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप पब्लिक बिल और प्राइवेट की बिल के बीच में आप डिफरेंस पढ़ लेना। खासकर आपको मैक्सिमम डिफरेंस आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। बस आपको एक यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि पब्लिक बिल के लिए आपको जो है 7 डे की नोटिस देनी पड़ती है, जबकि प्राइवेट बिल्स के लिए 1 मंथ की नोटिस रिक्वायर्ड होती है। बस ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से मनी बिल में आपको आर्टिकल जरूर याद होना चाहिए। मैटर्स में जो है आप एक बार देख लेना। मैटर्स वैसे तो आज तक पूछा नहीं है, बट यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन मनी बिल पे बन सकते हैं वो है कि पहला आर्टिकल कौन सा है, दूसरा कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है, तीसरा क्वेश्चन क्या प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मस्ट है, चौथा उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी लोकसभा मनी बिल को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा के पास कितने दिन होते हैं कि वो बिल मनी बिल को वापस कर दे। तो ये क्वेश्चन तो 3 से 4 बार आ चुका है। 14 डेज यहाँ का आपका आंसर होगा जब ये क्वेश्चन आएगा। तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में आपको मैक्सिमम आप जो डिफरेंस है आप कर लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं रिकमेंडेशन के लिए, या तो वो अपनी असेंट देंगे या तो उसको रिजेक्ट कर देंगे।
ज्वाइंट सिटिंग में आपको बस आर्टिकल पता होना चाहिए और उसको कौन प्रिसाइड करता है, बस इतना यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और किन बिल्स के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, जैसे कि मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के पे वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है, बस आपको इतना याद रखना है। और अब तक जो है कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी हैं, तो टोटल यहाँ पे 3 हैं। आप इन तीनों एक्ट को याद कर लेना कि जिन पे जो है ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट का हुआ है। बजट केस में आप आर्टिकल जरूर याद रखना। उसके बाद आप ये पढ़ लेना कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक बार आप उसको आप बस एक रीड कर लेना। जो कट मोशन होते हैं उसमें बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, वो सिंपल सा ऑप्शंस देंगे और उनके सामने जो उनके आंसर्स होंगे बस वो आपको ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जैसे कि पॉलिसी कट मोशन में डिमांड टू बी रिड्यूस बाय 1, इकोनॉमी कट मोशन में बाय स्पेसिफिक अमाउंट, और टोकट कट मोशन में रिड्यूस बाय 100। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इसमें। फाइनेंस बिल में बस वो पूछ सकता है कि टोटल कितने डेज में जो है फाइनेंस बिल पास होना चाहिए, तो यहाँ पे 75 डेज। ये आपको तीनों आर्टिकल पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे। प्रिविलेज पे सिर्फ आपको अगर आर्टिकल पता है तो इतना बस इनफ है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, इंडिविजुअल प्रिविलेज में बस आपको कि जब भी कोई मेंबर्स को कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको क्या प्रिविलेज दी गई है, तो आपको 40 डेज बिफोर द बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन, बस आपको ये ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है कि किसी भी स्टेट में पार्लियामेंट की कितनी सीट है, उसमें जो है कितनी लोकसभा में है और कितनी राज्यसभा में है, तो आप इसको ज़रूर देख के जाना। खासकर जो बड़े स्टेट हैं जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, और खासकर उन स्टेट्स में जहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, और पांचवा स्टेट अभी तेलंगाना। तो आप इन स्टेट को जरूर देख के जाना, और साथ में जो बड़े स्टेट हैं आप इन सारे स्टेट की आप जो है लोकसभा में कितनी सीट है और राज्यसभा में कितनी सीट है आप जरूर देख के जाना। उसके बाद यहाँ पे जो है पहला स्पीकर कौन था वो मैंने आपको बता दिया है, आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको दूसरा भी, क्योंकि पहले स्पीकर का टर्म पूरा नहीं हुआ था, तो आपको दूसरा भी यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अभी करंटली जो स्पीकर हैं वो किस नंबर पे हैं, आपको जो है यहाँ पे नंबर भी याद रखना है। और आपको जो है कितनी यहाँ पे फीमेल स्पीकर रह चुकी हैं, तो सिर्फ एक ही हैं, आपको मीरा कुमार इनका नाम रखना है, और ये किस टर्म में थी, 15th ये जो है स्पीकर थी, बस आपको ये ध्यान रखना है। आर्टिकल्स आप एक बार पढ़ लेना। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, उसमें जो है बेसिक इसमें पूछता है जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसका प्रोविज़न फर्स्ट टाइम कम आया था, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने लोकसभा के मेंबर्स हैं और कितने राज्यसभा के हैं, क्या इसमें मिनिस्टर कोई मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, कि कैग का जो हेल्प मिलती है वो किस कमेटी को मिलती है। बस इतना आपको याद है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। नेक्स्ट कमेटी आती है एस्टिमेट कमेटी। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सिंपल सा दे सकता है कि जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे कौन सी कमेटी आई थी, इसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या ये राज्यसभा के लिए भी ये कमेटी है या फिर नहीं है, आपको ये देखना है। इसका जो है टर्म कितना है, इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी किसे कहते हैं। बस आपको ये सब पता होना चाहिए।
तीसरी कमेटी हमारी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यहाँ पे भी सेम है कि ये किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कौन सी कमेटी आई थी, मेंबर्स कितने हैं, इसका टर्म कितना है, मिनिस्टर मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। इसी तरह से डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं, टोटल कितनी कमेटी हैं वो आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, इसमें क्या मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या मिनिस्टर्स में एलिजिबल हैं या नहीं, और राज्यसभा में कितनी कमेटी हैं और लोकसभा में कितनी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको कमेटी के नाम नहीं भी याद हैं, बस आपको 8 राज्यसभा में हैं और 16 लोकसभा में, आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ये कमेटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लेना, उसमें बस आपको 2-3 चीज़ देखनी है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं और लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं, बस आपको इतना ही देखना है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें भी आपको देखना है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मेंबर्स और मिनिमम कितने होने चाहिए, और इसको जो है कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, बस ये इतना ही आपको यहाँ पे देखना है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। पार्लियामेंट्री फोरम्स में बस आपको जितने भी ये 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, बस आपको ये देख लेना है। उसके बाद इसमें जो है कौन सी जो पार्लियामेंट्री फोरम है जिसको जो है राज्यसभा के चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं, तो इसमें से बस आपको भी यही देखना है और उसमें कुछ नहीं है। तो इसमें जो है पार्लियामेंट्री जो फोरम है पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ पे, उसको जो है राज्यसभा के चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं। बाकी जितनी भी फोरम्स हैं उसको जो है स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं। इसमें भी मेंबर्स कितने हैं ये आपको देखना ही है। बढ़ते हैं हम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल के साथ साथ कौन सा पार्ट में सुप्रीम कोर्ट आता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें कितने अभी करंटली मेंबर हैं ये पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अभी कितने फीमेल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इस साल ही जस्टिस फातिमा बीबी इंडिया की पहली फीमेल जज का भी डेथ हुआ है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको जितने भी फीमेल जजेस सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी हैं उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए, उनके नेम्स भी पता होने चाहिए, नेम्स पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है। उसके बाद आपको बस इन जो 3 फेमस जजेस केसेस हुए थे उसमें आपका उसको ईयर्स पता होना चाहिए, और बेसिक वहाँ पे क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको बस ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि NGAC के लिए आया था। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती हैं टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, उसमें आपको जो है 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको टेन्योर जरूर पता होना चाहिए कि 65 होता है, और इनको रिमूव कौन करता है ये याद रखना आप। फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट कब आया था इसके बारे में, और कितने जो है रिमूवल के लिए कितने मेंबर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है जो साइन करना पड़ता है मोशन को, वो आप यहाँ पे याद रखना। फिर इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, एड हॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है, या फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो आप इन दोनों को देख लेना, एक्टिंग चीफ जस्टिस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बाकी एड हॉक और रिटायर्ड जजेस में यहाँ पे CJI का रोल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होने चाहिए ये पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 5 जजेस होने चाहिए मिनिमम। रेट जुडिक्शन हमने पहले ही बता दिया है, तो आपको वो 5 आपको पता होना चाहिए, बट आर्टिकल भी क्या है वो पता होना चाहिए।
तो पार्ट थर्ड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसमें हाँ कुछ उसमें कुछ बची हुई हैं, इसमें बहुत ही आपको बस बहुत ही इसमें आपको कम इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि पहला कि क्या जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट के पास भी होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है या नहीं होती है। तो आपको ये बस ये याद रखना है कि हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। या फिर फर्स्ट टाइम जो है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट किस केस में आया था, तो आपको यहाँ पे मरबरी वर्सेस मेडिसन का केस याद आप रख लेना यहाँ पे। ये पूरा मेंस का टॉपिक है, जितना मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड वो सब आपको वही याद रखना है बस। उसी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म में तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको वो ड्यूरेशन का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और जो यहाँ पे 4 जजेस हैं इनके आपको नेम पता होना चाहिए। तो ये नेम में उसमें जो है कोई भी नेम चारों में दे सकता है, एक मिसिंग कर देगा और आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा मतलब कोई और नाम ऐड कर देगा, तो आपसे वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए। पीआईएल में भी आपको बस कौन से इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था और कौन से जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में जो कि यहाँ पे पायनियर रोल प्ले किए थे इसके इंट्रोडक्शन में, बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पे। पार्ट थर्ड हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे यहाँ से।